नमस्कार दोस्तों। इंजीनियरिंग के बंदों के लिए बड़ी प्यारी खबर है यहाँ पर, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस की भर्ती है और ये भर्ती है एक महारत्न कंपनी में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये। खास तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट खुली हुई है वो सिविल इंजीनियर के लिए खुली हुई है और दूसरी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए खुली हुई है। ठीक है, और इसके अलावा एक और पोस्ट है ना, जो कि है डिप्टी मैनेजर की, और ये भी सिविल इंजीनियर के लिए खुली हुई है। आपको ये भी बता दूं कि जो जूनियर इंजीनियर की जितनी पोस्ट है सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें 28 साल की मैक्सिमम एज मांगी गई है। ठीक है, 28 साल आप मैक्सिमम होने चाहिए। बाकी सारे कास्ट सर्टिफिकेट जो लगते हैं वो तो वैसे के वैसे ही लगेंगे। अभी सारी डिटेल दूंगा मैं आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 60% आपकी डिग्री में होना चाहिए। और जो डिप्टी मैनेजर की होगी ये भी सिविल इंजीनियर की है, लेकिन इसमें डिग्री मांगी गई है। इस वाले में डिप्लोमा में से काम होगा। इसमें जो है आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी 60% के साथ, और इसमें 9 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ना। 2 साल वो भी लगातार किया हुआ होना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर और सब जगह मांगा गया है। और अगर किसी ने, अगर कोई डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहता है और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में रहा है तो उसकी 18 लाख सैलरी रही हो सालाना, 18 लाख का पैकेज रहा हो, तो वो भर सकता है। तो डिप्टी मैनेजर वाली पोस्ट जो है थोड़ी सी हाई फाई है, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो उसकी सैलरी भी उस हिसाब से ही है। ठीक है, और वहीं बात करूं मैं जूनियर इंजीनियर के सिविल की और इलेक्ट्रिकल की, तो दोस्तों मैं ये भी बता देता हूं आपको, पोस्ट जो है 81 टोटल पोस्ट हैं। और आप ध्यान से सुनो, 81 81 है, और 80 पोस्ट आपके जूनियर इंजीनियर में ही खुली हुई हैं। सिर्फ एक पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की, और ये भी किसके लिए दोस्तों आपको पता है, ये भी सिर्फ एसटी के लिए खुली हुई है। तो इसका मतलब ये कि ना जनरल ना ओबीसी कोई भी इसे भर नहीं सकता, सिर्फ एसटी वाले हैं जो इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे इस बात का। बाकी सारी पोस्ट आपकी इसमें है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में। तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर अगर सिविल से कोई बनना चाहता है उसके लिए 60 पोस्ट टोटल है, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल से बनना चाहता है तो उसके लिए 20 पोस्ट है। तो मैंने कहा था ना 80 पोस्ट इसी में है। और आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि एक जो पोस्ट बचती है आपकी, ये नीचे जाएगी यहाँ पे, एक जो पोस्ट खुली हुई है डिप्टी जनरल मैनेजर की, सिविल इंजीनियरिंग से मांगा गया है। इसकी सैलरी इतनी है, एक पोस्ट है वो सिर्फ एसटी के लिए, देख लिया आपने। और इसके लिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो जिसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस आप समझ गए ना, सिविल से है मतलब उसने काफ़ी सारा काम किया हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए उसके पास, इसमें साफ साफ ये बात कही गई है, फुल टाइम डिग्री की बात कही गई है। ठीक है, 60% एग्रीगेट के साथ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनके बारे में ये बता देता हूँ कि इसमें क्या है। 18 लाख का पैकेज मैंने जैसा कहा, अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो, और अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं तो आपके पास 60,000 से 1,80,000 तक की सैलरी आप उस गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉय के रूप में आप लेते हो, है ना। और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसे भर सकते हैं। और एक्सपीरियंस आपके पास बहुत सारा होना चाहिए। जो सिविल का काम होता है ना, रोड वर्क हो गया, अंडरग्राउंड पाइपिंग हो गई, बिल्डिंग वर्क, आरसीसी वर्क, है ना, डीप फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर हैवी इक्विपमेंट, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लार्ज वैल्यू सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, आईएसओ रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। ठीक है, और आपने गाइड किया उन लोगों को, एस्टिमेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, इन सबसे डील करना आपको आता हो, कोऑर्डिनेशन बिठाना आता हो। तो मतलब काफ़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोल दी कि एज ए पूरा सिविल इंजीनियर, बिल्कुल। अब 9 साल सिविल इंजीनियरिंग करना कोई मामूली बात है क्या, कहीं एक्सपीरियंस लेना। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्म की मैं डेट तो बता दूं आपको, मेन क्या है। ठीक है, देखिए ये 15 मार्च से डेट है इसकी जो ओपन है, और ये जो है 14 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एज कैसे कहाँ से काउंट होगी, तो याद रखिए 15 मार्च 2022, है ना, जब ये फॉर्म खुला है ना। तो याद रखें यही इसकी क्या कहना चाहिए, फॉर्म भरने की यहीं से आपको देखना है कि आप इसके बाद 28 साल के नहीं होने चाहिए, समझ गए। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे, अपने सन को देख लो, और 15 मार्च 2022 तक जो है आप 28 से ऊपर के नहीं होने चाहिए, तभी आप जूनियर इंजीनियर के दोनों पोस्ट भर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर हैं और अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा। तो मैंने जैसे कि बताया लास्ट डेट, पहली डेट कब है इसकी, है ना। और याद रखिए जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिर्फ उसी के लिए 500 रुपये भरने होंगे, एग्ज़ाम फीस है। और जो डिप्टी जनरल मैनेजर है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, उसके लिए निल है, समझ गए दोस्तों। इसके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। हाँ, टैक्स वगैरह जो है वो लगते हैं, वो अलग बात है, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए, और वो देखना पड़ेगा कि टैक्स के दायरे में कौन आता है कौन नहीं। ठीक है, तो वो एक अलग मामला है। बाकी इसमें कोई भी नहीं है इसके लिए एग्जाम फीस, बस जूनियर इंजीनियर के लिए दी गई है, 500 रुपये आपको भरने होंगे। हाँ, अब ये जो SC ST को जो छूट मिलती है वो उनको उस हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है, चलिए ये मैंने कुछ बातें आपको बताई। ये महारत्न एक कंपनी है पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, जो मेन काम क्या करती है दोस्तों वो भी समझ लीजिए यहाँ पर। फिर मैं इसके आगे बहुत कुछ भी बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, पेपर कैसे होगा। ठीक है, तो हालांकि ज़्यादा कुछ मैं आपका टाइम नहीं खर्च करूँगा। तो मैं बता दूं आपको कि जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट है इनके लिए रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, और रिटर्न के हिसाब से ही आपका मेरिट तैयार होगा, यानी 100% आपका रिटर्न ही आपके क्वालिफिकेशन की जो है
वजह बनेगा। तो आपने रिटर्न में जितना अच्छा किया उतना अच्छा है आपके मार्क्स और उतनी अच्छी आपकी मेरिट, समझ गए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका किसका हो सकता है, आपको मालूम है, आपकी मार्कशीट्स का, 10th की मार्कशीट्स का, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, अगर जूनियर इंजीनियर भर रहे हो तो, है ना, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मांगा तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा आपके पास होना ही होना चाहिए, है ना, ये आप समझ गए होंगे आप सबके सब 60% एग्रीगेट के साथ। ठीक है, उम्र आपको पता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि सिविल इंजीनियर से अगर कोई भरना चाहता है तो इतनी सैलरी आपके पास दिख रही होगी, 27 के आसपास की है। ठीक है, इतने के आसपास की सैलरी है, ये देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, 60 पोस्ट टोटल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आपको सबको दिख जाएगा कि कितनी कितनी किसके लिए पोस्ट दी गई है ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि 29 पोस्ट है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 6 हैं, ओबीसी, देखिए दोस्तों ओबीसी जो होता है दो तरीके से बटा होता है, आपको पता ही है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर कौन होता है, ऐसा ओबीसी का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि नॉन क्रीमी लेयर का, सरकार करती है, सरकार के पास काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, वो उसी को नॉन क्रीमी लेयर घोषित करेगी ओबीसी में, जिसके पास जो है 1000 स्क्वायर फीट में कोई भी जगह ना हो। इसमें सब कुछ देखा जाएगा, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आपके पापा वापा सब देखेंगे, आपकी फैमिली में जो है उसी फैमिली को कवर करता है। इसमें 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ऊपर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी नॉन क्रीमी लेयर है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सर बोलोगे आप, सर क्रीमी लेयर कहाँ जाएगा, तो क्रीमी लेयर को हमेशा रिजर्व्ड कैटेगरी की तरह फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो यानी 29 पोस्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर फाइट करेंगे, एससी के लिए 9 है। और ये भी बता दूँ कि अनरिजर्व्ड के लिए ये जो पोस्ट है ना, ये अनरिजर्व्ड वाली, ये गोला लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए तो कोई भी दोस्तों, चाहे एससी हो एसटी हो, जो भी ये रिजर्व्ड कैटेगरी वाले ना, सब के सब अनरिजर्व से फाइट कर सकते हैं। लेकिन होगा ये कि आपको अपने इन कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का जो फायदा मिलता है वो सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना एज रिलैक्सेशन, मार्क्स में कंसेशन, ये सब मिलता है जो, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस आपको पता है कौन होते हैं, ईडब्ल्यूएस कौन नहीं है। ईडब्ल्यूएस दोस्तों ये जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं इन्हें, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ये जनरल वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी के ऐसे जनरल कैटेगरी के परिवार जिनके सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कहते हैं। तो उनके लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, और साथ में आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इसमें 3 पोस्ट इंक्लूड की गई है। ठीक है, किसके लिए की गई है, पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी मतलब क्या होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब समझो हैंडीकैप के लिए है। अब हैंडीकैप दोस्तों कितना भी हो सकता है, 1% हो सकता है, 2%, कितना भी हो सकता है। तो सरकार ने तय किया है कि हम उसी हैंडीकैप को, उसी के लिए ये रिजर्व की गई है जिसके पास कम से कम 40% का हैंडीकैप है वो बंदा, है ना। इससे कम का अगर 39% भी आप हैंडीकैप हो ना, तो आप इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 40% का हैंडीकैप होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे ऊपर कितना भी हो जाए, समझ गए दोस्तों। और ये प्रमाण करेंगे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, मेडिकल बोर्ड ये पूरा तय करता है, तो ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो अब आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी का फ़ायदा उठाओगे तो उसका सर्टिफिकेट तो लगेगा, एससी का एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए लगेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा, तो वो उनको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ करना, मैंने बता दिया आपको कि जूनियर इंजीनियर में ही है आपका रिटर्न एग्जाम। और डिप्टी मैनेजर के लिए कैसे होगा सिलेक्शन, डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि 9 साल का एक्सपीरियंस है ना उसमें, तो उसमें रिटर्न की जरूरत ही नहीं है सामने वाले की, जब इतना हाईली एक्सपीरियंस है तो उसका सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और याद रखिए सिर्फ इन्हीं के हिसाब से आपका होना है ना सिलेक्शन, इसी के हिसाब से मेरिट बनेगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आखिरी में होगा ही होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत मत दीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर, अगर कोई इलेक्ट्रिकल से बनना चाहे तो यही सैलरी जो अभी आप ऊपर देख रहे थे 20 पोस्ट है, इसमें से 9 यूआर के लिए है, एससी के लिए 3 है। ठीक है, और वहीं देखोगे तो ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 है, और अगर आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए तो 2 पोस्ट है, समझ गए दोस्तों, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे, इतनी पोस्ट है। और इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ बोला है कि हम 1 पोस्ट दे रहे हैं, किसके लिए, आपके पीडब्ल्यूडी के लिए, है ना, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपने देखा, है ना। और मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए व्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अभी मैंने आपको करंट वैकेंसीज बता दी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ये बता दिया मैंने कि कितने क्या कैसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वही डिप्टी जनरल मैनेजर वाली बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, 46 साल इसकी मैक्सिमम एज है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 46 साल है मैक्सिमम एज। ठीक है, एक सेकेंड, ये डब्बा गलत बन गया। ठीक है, ये रहा, ये 46 साल है, और सिविल डिग्री और ये सब मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया कि क्या क्या काम चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके साथ प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको इस साइट पे जाना है, इस साइट में अभी आपको दे दूंगा लिंक, देखो डिस्क्रिप्शन में सब देता हूँ। ठीक है, तो उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ भी दे दूंगा, तो भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने आपका काम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस पर जा करके आपको भरना होता है उसे।
है ना। और ये तो आपको मालूम है कि ये डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको दोनों के दोनों ही आपको पता है, ये ओपन होने की और ये क्लोज वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया साहब। अब आगे बढ़ते हैं धीरे से। अच्छा, अब बात होती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने, और पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन होगी, कोई दूसरे तरीके से पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको रेडी रखनी है स्कैन कॉपी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो है दोस्तों, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होगी वो इतने केबी की होगी, दिख गई होगी आपको। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ 40 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ, ये जो सिग्नेचर है आपका, ठीक है, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ये सब के सब जेपीजी फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर जो रहेगा आपका 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 40 से 100 केबी के बीच में, और सिग्नेचर आपकी 20 से 50 केबी के बीच में। ठीक है, ये पेंट से हो जाता है आराम से। और अगर आप अब देखिए यहाँ पर जो अब आप देख रहे हो ना, ये कि ये लाइन क्या लिखी है, देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि SC ST OBC, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वाले, या EWS, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सबको क्या दिखाना पड़ेगा, अपने सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे। और उन सर्टिफिकेट का साइज़ कितना होगा दोस्तों, देख रहे हो, 100 केबी से लेकर के 300 केबी तक का हो सकता है ना। तो 100 से 300 केबी। और वहीं पर अब आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, मार्कशीट्स दिखाने पड़ेंगे अपने ग्रेजुएशन के या डिप्लोमा के सारे। अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई एक्सपीरियंस है तो वो शो करना पड़ेगा वहाँ पे। और उसमें ये चीज़ साफ़ होनी चाहिए कि कब ज्वाइनिंग की, कब वहाँ से निकले, कितना लास्ट 3 महीने का पे स्लिप चाहिए इनको, है ना। फॉर्म 16 आपको भर के देना है। ज्वाइनिंग रिलीविंग ऑर्डर आपको लेकर के आना पड़ेगा, समझ गए ना, अगर आप एक्सपीरियंस वाले मामले में जाते हैं तो, है ना। और भाई देखिए, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही भरिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना, मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको पर्सनली मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे ये, है ना, कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, अब आप आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। समझ गए दोस्तों, तो ये सारे कुछ आपको तैयार रखना है। ठीक है, अपलोड करना है सारी चीज़ें, इसमें यही बातें लिखी गई और कुछ नया नहीं है। ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ जो है दोस्तों, ये बिल्कुल 10th की मार्कशीट से मिलता जुलता होना चाहिए, है ना। बाद में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन छोड़ दी तो फिर ये रिजेक्ट माना जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जो फीस है वो 500 रुपये के आसपास है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए, चाहे वो सिविल वाला हो, है ना, चाहे वो सिविल वाला हो या फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला हो। ठीक है, और वहीं और ठीक है ना। और जो बैकलॉग वाली वैकेंसीज़ हैं, है ना, डिप्टी मैनेजर, ये देखो डिप्टी मैनेजर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिप्टी जनरल मैनेजर, इसके लिए नील है, कोई भी फीस नहीं है। और ये क्योंकि ये बैकलॉग है, मतलब पिछली कोई भर्ती है जिसको अभी भरा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कैंडिडेट, इनको SC ST को तो वैसे भी आपको पता है कि इनको तो छूट मिली हुई है, तो टैक्स वैक्स इनको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट ऑफ फीस की मैं जैसे कि बात कर रहा था, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगी, यही मैंने आपको बता दिया, कोई दूसरा मोड नहीं लिया जाएगा, यही सब लिखा हुआ है इसमें। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ आपसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जूनियर इंजीनियर का रिटन टेस्ट पे होगा। ठीक है, दोनों के दोनों। और वहीं आप अगर आप डिप्टी जनरल मैनेजर की देखोगे तो उसका पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से तय होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के बाद पे। और इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपका जो है HRA DA, वो फिर तनख्वाह बहुत सारी जो होती है ना, भयंकर सारे आपको पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। भाई बनी बात है, जब महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, और आप पे निर्भर लोगों को आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लीव इनकेशमेंट, यानी जब आप छोड़ेंगे तो जो लमसम अमाउंट नहीं मिलता वो भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। ठीक है, और ये अप्लाई कहाँ करना है वो जाके बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये देख लीजिए पूरी तरीके से, जहाँ पे बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर के लिए दोनों के लिए रिटन टेस्ट है ना, 100% वेटेज है इसका, इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, और डिप्टी मैनेजर के लिए पर्सनल इंटरव्यू है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, वैसी वाली बातें इसमें कही जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले जो है, मैं सारे पॉइंट पढ़ देता हूँ आपके लिए। कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले जो है पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आए, तभी इसे भरेगा। ठीक है, अब आप जब दूसरे में देखोगे कि भाई जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे आपको लेकर के पहुंचने हैं जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट छूटने नहीं चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा अपना फोल्डर उठा करके ले चले जाना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आपसे मंगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये बताया गया कि जो पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है, उनको कम से कम शुड नॉट बी लेस देन 40% डिसेबिलिटी, है ना, 40% से डिसेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो अपर एज लिमिट लिखी हुई है ना, वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखी हुई है, ये भी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा ना 28 साल है, जो ये जूनियर इंजीनियर की 28 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन ये किसके लिए है, ये मिली है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 46 साल जो डिप्टी जनरल मैनेजर में, वो जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST वालों के लिए जो है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उनको मिलता है 3 साल का, 5 साल का, जो भी इनका रहता है वो सब मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई एक्स सर्विस मैन है, या मान लो कोई इसी में काम करता है, इसी कॉर्पोरेशन में, कंस्ट्रक्शन वाली में, तो उसके लिए तो 5 साल की छूट है ही है। ठीक है, उसके लिए 5 साल की छूट एज
रिलैक्सेशन में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रख, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको 3 साल की छूट मिली है, और बाकी SC ST OBC को सबको उनकी अकॉर्डिंग, OBC को आपको मालूम है 3 साल की मिलती है ना, और SC ST को आपको 5 साल की मिलती है, ठीक है। तो इनके सर्टिफिकेट जब भी दिखाएंगे तो जैसे ही वो वहाँ पे भरेंगे तो उनको ऑलरेडी छूट मिल चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो 10th के मार्कशीट होते हैं उसमें और हम जो फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ चेंज आते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, मतलब समय के साथ वेरिएशंस हो जाते हैं। तो इस हालत में क्या करना है, एक सर्टिफिकेट आपको SDM से, आपके यहाँ के कलेक्टर से या इक्विवेलेंट कोई भी ऑफिसर हो उससे रजिस्टर्ड करके साइन करके लेकर के आना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जब भी अगर ऐसा कुछ है कि आपका नाम या कुछ जो है सरनेम कुछ बाद में बदला है, मान लो कुछ जैसे मैरिड है, लड़कियां जैसे मैरिड होती है तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उनको जो है मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब लाना पड़ेगा, उसका स्कैन कॉपी सब रखना है आपको, ठीक है। और एक एफिडेविट जो होता है ना, नोटरी से आप लेकर के आते हैं। और भाई रिलैक्सेशन एज जो है मिला ही हुआ है, सब मैंने बता दिया आपको। कट ऑफ डेट जो है डिटरमाइनिंग, ये एज लिमिट मतलब एज कब से आपकी काउंट होगी ये बताया गया है। तो जब से एप्लीकेशन आप भरेंगे ना, एज लिमिट शैल बी, क्लोजिंग डेट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जो 14 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल तो जनरल कैटेगरी लिए ध्यान रखें, अगर उन्हें देखना है कि वो 28 साल के हैं कि नहीं है चेक करना है, तो आपको ये देखना है कि आप 14 अप्रैल 2022 तक 28 साल के ही हो। अगर इससे ऊपर हो जा रहे हो 14 अप्रैल 2022 तक तो समझ जाओ आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एज ध्यान रखना, कई लोग इस वजह से भी बहुत सारे आउट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई अगर आप कहीं पे एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन मतलब कहीं एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, या जो भी हो, ऑटोनोमस हो, कुछ भी हो, तो आपको NOC लाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके ही पेरेंट डिपार्टमेंट यानी जहाँ आप काम करते हैं ना वहाँ पे अपने सुपीरियर्स यानी अपने बॉस से परमिशन होती है एक तरह की, कि परमिशन लेकर के आ रहे हैं फॉर्म देने के लिए, ये भी दिखाना पड़ेगा, बाद में दिक्कत हो जाती नहीं, तो समझ गए। चलिए भैया, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कहीं पर भी काम करने के लिए बोला जाएगा। 9 पॉइंट पे यही लिखा हुआ है कि वो चाहे यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, हालांकि इसका हेडक्वार्टर वगैरह जो भी है वो सब दिल्ली से ऑपरेट होता है, लेकिन कहीं पर भी आपसे काम करने के लिए बोल सकते हैं इसकी सब्सिडरी कंपनी में। अब कई लोग क्या होता है, डिप्लोमा आजकल जो है CGPA वगैरह में चलता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और जिस भी फॉर्मूले के तहत ये हुआ है वो फॉर्मूले को मतलब फॉर्मूले के तहत होता है और इंस्टीट्यूट करके देता है, तो इंस्टीट्यूट से आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन के दौरान, यानी अभी नहीं ले आना है, जब इंटरव्यू हो जाएगा, सॉरी जब आप पास हो जाओगे पूरी तरीके से, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तब आपको ये सब लिखा ले करके जाना पड़ेगा। तो अपने प्रिंसिपल साहब से मिल लेना जहाँ भी जिस कॉलेज में थे, उनको बता देना कि भाई मुझे जो है ग्रेड को परसेंट में कन्वर्ट करना, और एक फॉर्मूला लगता है तो उसका सर्टिफिकेट जो लगता है ना वो मुझे दे दीजिए सर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्रेड परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आपको उसे भरना होगा, समझ दोस्तों। और चिंता मत करिए, कहीं कोई डाउट हो जाए ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप परेशान मत हो ना, मैं आपका साथ ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बता करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी, अब इनने यही सब लिख दिया कि भाई सब कुछ जो है ये मैं टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव का मतलब दोस्तों कि हम नोटिफिकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, वैकेंसीज को ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं, सारी अथॉरिटी जो है हमारे हाथ में, यही सब यहाँ पे बातें लिखी रहती हैं। ईमेल ID वगैरह सब सही रखना, यही बात कही गई है, ठीक है। और SC ST के लिए भाई मान लो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तो 30 किलोमीटर तक का जो भी AC का चार्ज लग सकता है SC ST PWD के लिए, ठीक है ना। AC का चार्ज आने जाने का ये जो खर्चा है ये 30 किलोमीटर तक का, ये ध्यान रखना, 30 किलोमीटर का दायरा जो ये आपको कंपनी दे सकती है, बस इतना ध्यान रखना, जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, है ना, कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और कोई भी समस्या होगी तो ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इसकी, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी प्यारी वैकेंसी है, जैसे कि मैंने कहा इंजीनियरिंग भाइयों मेरे, आप इसका अप्लाई ज़रूर करना। कहीं कोई डाउट हो जाए, देखिए इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब एक डाउट यही हो सकता है कि सर मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। अब इनने क्या किया है मैं आपको यहाँ पे वापस बता देता हूँ, है ना, कि ये देखो मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे, इनने ये लिखा है 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अब देखो, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इनने देखो मैं इसका अगर पॉइंट भी पढ़ दूँ ना आपके लिए, नीचे देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, देख रहे हो, पूरा गायब कर दिया, ठीक है। तो इस हालात में क्या होता है कि अब हम नहीं कह पाते हैं कि ये इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बड़ी डिग्री होती है तो उसे कंसिडर किया जाता है, उसे नकारा नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म भर सकते हो आप, इसके लिए परेशान मत होना, है ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है तो इसे अप्लाई करिए, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, इससे मतलब है, ठीक है। और बस सही है, क्योंकि भाई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से बड़ी तो डिग्री हो जाती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई करके देखना है इसको आपको, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ज़्यादा परेशान मत होइए, रुकिए मत खुद को। कई लोग तो रुक जाते हैं ये सब सोच कर कि अरे यार बड़ी झंझट है, कौन भरे क्या भरे, है ना। तो प्यारे दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं रुक नहीं जाना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये मैंने आपके लिए पढ़ा, ये देखिए फिर से ओपन हो रहा है।
और यही था मोनोड। ठीक है, तो एनबीसीसी। तो कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।